उनकी एक लिस्ट बनाई है। और पहली दफा मेरा ख्याल ऐसा हुआ है कि एक ऐसी लिस्ट ही बनाई गई है कि जो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है कि जिनको कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, विच मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। अब ये जो खास तौर पे लिस्ट बनाई गई है, आई थिंक इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, और कुछ कंट्रीज का भी शायद होगा, लेकिन मेनली जो उसके अंदर आपको जब लिस्ट को आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो खास तौर पे अलाउ की गई हैं वो अब आपको वहां से लिस्ट मिल सकती है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मैं बताता चलूं कहां पे इंपॉर्टेंस आती है कि जब आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन करते हैं, उसके अंदर जब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी है कि बैंक स्टेटमेंट्स में आपके पास मेंटेनेंस फंड्स मौजूद हैं, या आप अगर टियर 1 एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें आपने दिखाना है कि आपके बैंक में पैसे मौजूद हैं, और ये कि बैंक के जो पैसे मौजूद हैं वो सब जेन्युइनली एक प्रॉपर बैंक के अंदर हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखानी होती है। तो उस बैंक की जो डिटेल होगी वो डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं कि कौन से बैंक्स को एक्सेप्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स के पीछे तो बहुत देर से पड़े हुए हैं, आपको मालूम है इतने रूल्स में चेंजेस आ रही हैं, इतना कुछ चेंज किया जा रहा है, इसीलिए कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको इतने फिल्टरेशन प्रोसेस के बाद यहाँ पे आने की इजाजत दी जाए कि उसमें से सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स निकल सके। पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे एज स्टूडेंट्स, आ रहे थे, आके पढ़ नहीं रहे थे यहाँ पे बल्कि काम कर रहे थे। उस चीज को रोकने के लिए रूल्स में बहुत सारी चेंजेस लाई गई, बहुत सारी टेक्निकलिटीज इंट्रोड्यूस की गई। वन ऑफ द टेक्निकलिटीज वाज कि आप जो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे अपनी मेंटेनेंस के लिए वो किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अब कई बैंक्स ऐसे बन चुके हैं कि वो जानते हैं कि उन बैंक्स में से भी आप डॉक्यूमेंट्स उल्टे सीधे बनवा सकते हैं, सो दे डोंट वांट एनी ऑफ दैट। सो उन्होंने ये चीज की कि वो लिस्ट पूरी बना दी है। अब आई एम श्योर इसके ऊपर भी काफी चैलेंजेस आएंगे कि कौन सा बैंक को लिस्ट में होना चाहिए, कौन से बैंक को नहीं होना चाहिए, कब बैंक लिस्ट में आया, आपने कब अप्लाई किया, वो पिछले 3 महीने से अगर आपने कहीं पे फंड्स रखे हुए हैं और अब आप अप्लाई कर रहे हैं और अचानक आपको पता चला है कि जी वो बैंक अब लिस्ट में नहीं है, तो कब से वो चीज वैलिड होगी, इन सब चीजों के ऊपर आगे इंफॉर्मेशन आती रहेगी और फिर बातें चलेंगी। आज क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, मैं अब सीधा सवाल जवाब की तरफ चलता हूं ताकि कोई मीनिंगफुल बात और कर सके, और ऑब्वियसली जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज सामने उभरेगी तो उसके बाद मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको जरूर दूंगा। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये सवाल पूछना था, मेरी मिसेज आई है पाकिस्तान से मई में ना, अच्छा स्पाउस वीजा पर जी। तो मेरे काम वालों ने मेरे आवर्स रिड्यूस करके 20 आवर्स पर वीक कर दिए हैं। ठीक। तो मुझे किसी ने कहा था मैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और वर्किंग टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ ना। ठीक। मगर मैंने आपसे ये पूछना कि ये आगे जाके मेरी भी मिसेज के वीजे पे तो इफेक्ट नहीं करेगा ना अगर मैं ये लूँ? और कोई सवाल आपका? नहीं, बस यही पूछना था। ओके चलें जी, मैं बताता हूं आपको। देखिए, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, वर्किंग टैक्स क्रेडिट, ये सारे पब्लिक फंड्स के अंदर ही आती हैं चीजें, लेकिन सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अगर खुद ब्रिटिश नेशनल हैं या इंडेफिनिट लीव होल्डर हैं, आपको इन चीजों की एलोकेशन है, यानी आपको अलाउड है अगर आप ये इनकम सपोर्ट लेना चाहते हैं, इनकम सपोर्ट इन द सेंस के अपनी इनकम के लिए ये सपोर्ट लेना चाहते हैं, इनकम सपोर्ट नहीं लेना आपने। अगर आपकी वाइफ आपके साथ यहाँ पे रह रही हैं और उनको आपने स्पॉन्सर किया, वो अपने 2 साल के स्पाउस वीजा के ऊपर हैं, उनको कोई और बेनिफिट्स नहीं लेने, या आपने कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं लेने कि जिनकी आपको पहले जरूरत नहीं थी लेकिन आपकी वाइफ के वहां होने की वजह से आपको उसकी जरूरत पड़ती है। सो अगर आप ये कहें कि जो आपकी इनकम थी आपके अकेले यहां रहते हुए, और आपके फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके साथ बच्चे पहले रह रहे हों, आपके और आपके बच्चों के लिए वो इनकम काफी थी, और अब आपकी वाइफ के आने की वजह से अब आपको वो टैक्स क्रेडिट्स लेने पड़ रहे हैं, देन दैट्स नॉट गुड, क्योंकि उसमें आपने उनको बताया कि आपकी वाइफ की एडिशन होने की वजह से आपके हाउस होल्ड की इनकम कम हुई है और वो आपके ऊपर जो बोझ पड़ा है उसको आप सप्लीमेंट कर रहे हैं फ्रॉम बेनिफिट्स। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ये हो कि जी आपने जो अपने मेंटेनेंस फंड्स वगैरह दिखाए, सारा कुछ किया, वो आपके पास मौजूद थे, आपके पास जो इनकम आ रही थी वो सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग इज फाइन, उसके अंदर आपको स्पाउस वीजा मिला और अब आपका कुछ मामला चेंज हुआ है, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज अब जो आपने इनकम अपने डिक्लेयर की हुई थी और जो सारा कुछ किया था उसी के मुताबिक आप चल रहे हैं, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना याद रखें कि आपकी वाइफ ने कोई बेनिफिट्स अप्लाई नहीं करने, आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें इनकम सपोर्ट या जॉब सीकर्स अलाउंस को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि वो दोनों चीजें वो होती हैं जो आपकी इनकम के ऊपर बेस करती हैं या आपके जो आपकी कैपेबिलिटी है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उसको देखती हैं। सो अगर आप खुद अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते तो फिर प्रॉब्लम होती है कि जी आप अपनी वाइफ को कैसे लेकर आएंगे और कैसे यहां पे रखेंगे और कैसे सपोर्ट करेंगे विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। सो वो दोनों चीजें भी नहीं लेने। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मैं कामरान शाह बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। बताइए सर। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे दोस्त हैं वो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने शादी की थी यहाँ पे ना यूरोपियन लड़की से, ठीक है। राइट। और उसका मतलब है कि स्टे नहीं था यहाँ पे लड़के का ना, तो वो उसने अभी शादी करके डॉक्यूमेंट तो शादी करने के पास एवरीथिंग जो है ना डन करने के बाद होम ऑफिस सबमिट कर दी थी। तो तकरीबन 2 माह बाद 3 माह बाद उनकी ना एक लेटर आया था जी। कि हमें कुछ आपके पेपर्स चाहिए। उन्होंने कुछ प्रूफ मांगा था कि लड़की क्या करती है, क्या उसके इनकम के सोर्स हैं, और लड़के से मांगा था कि इसकी पाकिस्तान में कहीं शादी तो नहीं हुई, वो प्रूफ चाहिए, ठीक। मतलब है कि अनमैरिड का प्रूफ चाहिए, और समथिंग कुछ उससे प्रूफ मांगे थे, ठीक है ना। अच्छा। अच्छा, वो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके हमने होम ऑफिस सेंड कर दिया। अच्छा, साथ ये था कि उस लड़की का जो है ना इंश्योरेंस का जो है ना इंश्योरेंस कार्ड हमने 2 बार अप्लाई किया था मगर रिफ्यूज हो गया ना। मगर हमने होम ऑफिस को साथ में ना येलो कार्ड भी अप्लाई किया हुआ था। ठीक। अच्छा, अब हमें ये पूछना है कि अभी उस पेपर्स को भी हमने सबमिट किया हुआ है, तकरीबन महीना हो गया था, हमें अभी तक कुछ उनका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि इतना नहीं, फाइनली जो पेपर चले जाते उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता। तो आप हमें बता सकते हैं कि इसको और कितना टाइम लग सकता है और इसका क्या आंसर आ सकता है? तो बहुत मेहरबानी होगी सर। मैं कोशिश करता हूं। पहली बात तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि जो आप टाइमिंग्स को जब देखें ना कि होम ऑफिस की तरफ से क्या टाइमिंग होता है, किस एप्लीकेशन में कितना टाइम लगता है, कितनी देर में जवाब आ जाना चाहिए, अगर तो आप उस तरह कैलकुलेट करके चलेंगे तो फिर तो सर आप बिल्कुल परेशान ही रहेंगे होम ऑफिस के साथ। बिकॉज होम ऑफिस की किसी भी चीज की कोई सेट टाइमिंग्स नहीं होता, जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने चीज देखी है। कभी होता है कि हम एप्लीकेशंस करते हैं, हमें मालूम होता है कि अच्छा जी महीने में जनरली जवाब आ जाता है। कई दफा होता है कि महीने में जवाब आने के बजाय 3 महीने लगते हैं। कई दफा होता है कि हमें पता है कि अच्छा जी अप टू 6 मंथ्स लग सकते हैं इस एप्लीकेशन के लिए, भेज के चुप करके बैठ जो, इंतजार करना पड़ेगा। कई दफा होता है अगले 2-3 हफ्ते के अंदर जवाब आ जाता है। सो कोई सेट टाइमिंग नहीं होता। तो मेरा हमेशा मशवरा ये होता है कि टाइम के ऊपर कभी भी फिक्र मत किया करें कि जी आपने कोई एप्लीकेशन भेजी, कोई डॉक्यूमेंटेशन भेजी, अब टाइम बड़ा लग रहा है। ये नहीं होता। मैं हमेशा ही कहता हूँ, और अक्सर लोग हंसते हैं इस चीज के ऊपर, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि जी ये आपकी फाइल पड़ी हुई है होम ऑफिस की एक केस वर्कर की टेबल पे, अब वो रोजाना सुबह आता है, अपना कॉफी का कप ला के रखता है, आस्तीने चढ़ा के अपनी कोट उतार के और बैठ जाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है, और 6 महीने से काम कर रहा है, और 6 महीने बाद भी आपके केस में डिले चल रही क्योंकि अभी तक उसने काम खत्म नहीं किया। ऐसा नहीं होता। ये याद रखिए कि किसी ने भी जब प्रैक्टिकली आपकी फाइल पे काम करना है उसने 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना उसके ऊपर। सो जब आपकी केस की बारी आएगी तब उसको वो देखेंगे और तब उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। सो ये जो होता है ना कि ओ जी इतना टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं कि इमेजिन करके देख लें कि एक होम ऑफिस का बंदा ऐसे करके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि अच्छा जी मैंने क्या करना है, और 6 महीने गुजार दी। ऐसी बात नहीं होती। सो इंतजार कीजिए, अभी कोई उसमें वो घबराने वाली बात नहीं है। जब उन्होंने आपकी डॉक्यूमेंटेशन मंगवाई है, आपके केस पे ऑब्वियसली उन्होंने काम करना है। वो ये नहीं कर सकते कि उसको बगैर सोचे समझे रद्द कर दें, वो ये नहीं कर सकते कि उसको कहीं वो बिन में फेंक दें। उन्होंने फैसला करना ही करना है उसके ऊपर। जनरली जो यूरोपियन केस वर्क के अंदर एप्लीकेशन में कहा जाता है, वो कहते हैं कि जी अप टू 6 मंथ्स लग सकते हैं आपको, इससे ज्यादा लगने नहीं चाहिए। कुछ अर्सा पहले तक, अब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ अर्सा पहले तक जो हम एप्लीकेशंस भेज रहे थे उनके अंदर 8-8, 10-10, 12-12 महीने भी लग रहे थे। अब कुछ अर्सा पहले से जो चीजें होनी शुरू हुई हैं, अब अचानक कुछ जल्दी जल्दी केसेस आने शुरू हो गए। अब जो भी मैं यूरोपियन केस वर्क की एप्लीकेशंस डाल रहा हूं, आमतौर पे EEA2 एप्लीकेशंस जाती हैं या EEA3 एप्लीकेशंस जाती हैं। अब वो जो एप्लीकेशन जा रही है उनके हमें काफी जल्दी सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन आ रहा है। अब दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है वहां पे, कुछ ना कुछ जल्दी होने लग गया कि उनके प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुए। ये नहीं कि जो बंदा बैठ के फैसला कर रहा है केस के ऊपर वो जल्दी करना शुरू हो गया। आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपको भी भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स को महीना हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं, इंतजार कीजिए। अगर देखिए महीने 2 महीने और नहीं आपको जवाब आता, देन ऑब्वियसली गेट वरीड कि अच्छा क्यों नहीं आ रहा। उसमें फिर आप अपने MP को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ और चीजें कर सकते हैं। जो आपका बैकग्राउंड है केस का, मैं अभी जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी सारी कि जी लड़की काम कर रही है, उसके लिए येलो कार्ड के लिए अप्लाई किया, सो या वो रोमेनियन नेशनल होगी या बुल्गारियन नेशनल होगी, सो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ अपने रूल्स के मुताबिक चलना है, कंफर्म करना है कि एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग इज करेक्ट। कई दफा क्या होता है कि उन्होंने आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, अब उन्होंने हर डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट जगहों पे ईमेल्स कर दी, उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कि अच्छा जी इनकी मुझे वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स चाहिए। अब वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स के अंदर कई दफा टाइम लग जाता है, कई दफा अब आप खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपने कुछ वेरीफाई कराना हो
और आप ईमेल भेजें तो कितना टाइम लगेगा, कितनी देर बाद आपको वहां से जवाब आएगा। सो कई चीजें हो सकती हैं, डोंट वरी अबाउट इट, अभी इंतजार कीजिए, अब इतना टाइम नहीं गुजरा। और मैं हमेशा एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं लोगों को, परेशान तब हुआ करें जब कोई परेशानी की बात सामने आए। ओके, अब केस भेजा, अब बैठे हुए ओ जी परेशान परेशान परेशान, वो सर दर्द हो रही है, परेशान हो रहे हैं जी, हॉस्पिटल जा रहे हैं, परेशान हो गए जी, वो दिल में दर्द होगी, परेशान हुए हैं। क्यों, क्या फायदा उसका? जब जवाब आएगा तब भी तो उसको डील करना है ना, जब आएगा तो उसी वक्त उसको डील कर लेंगे। जो भी कोई मुश्किल होगी उसका हल फिर वहां पे जाके निकाला जा सकता है, परेशान होने का कोई हल नहीं है। ओके, सो आपको मैं इतना ही कहूंगा, अभी मत कुछ भी कीजिए, परेशान मत होइए, जब जवाब आएगा अगर कुछ मुस्बत जवाब नहीं आता, सही जवाब नहीं आता, हाँ तब परेशान भी हो जाइएगा, वकीलों से भी मिल लीजिएगा, मशवरे भी ले लीजिएगा। फिलहाल आपने जो करने वाला था वो सब कुछ कर दिया है, आप इंतजार कीजिए। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल अली भाई, ठीक है? खैरियत सर, ठीक ठाक। अली भाई एक सवाल मुझे पूछना था कि मैंने 2009 में अपनी फैमिली के साथ आर्टिकल 8 में केस अप्लाई किया था, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की थी मैंने, ठीक, और 3 बच्चे हैं मेरे, और फरवरी 2011 में उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दी थी एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने 3 दफा रिकंसिडरेशन के लिए भेजा उनको, ठीक, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और जो बड़ी वाली बेटी है वो 13 साल की हो गई है यहाँ पर, और जो बीच वाली है वो 9 ईयर्स हो गई है, और जो सबसे छोटी है वो 7.5 ईयर है जी, और वो यूके बॉर्न है यहाँ पर। ओके, जो 7.5 ईयर ओल्ड है वो यूके बॉर्न है? जी जी, जो 7.5 है जो वो यहाँ पर यूके बॉर्न है जी। और जो बड़ी वाली है जो वो आई थी 2-3 साल की थी, और हमें तकरीबन अप्रैल में नेक्स्ट ईयर 10 साल हो जाएंगे यहाँ पर, बच्चों के साथ रहते हुए? जी जी बिल्कुल, बच्चों के साथ रहते हुए। अच्छा, और जब उन्होंने रिफ्यूज किए उसके बाद फरवरी में, उसके बाद से मैंने 3 दफा उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, और जो जो नए डॉक्यूमेंट्स होते रहे, क्योंकि बड़ी वाली बेटी ने 11 क्लास भी पास किया और फिर वो ग्रामर स्कूल भी जा रही है वो। अच्छा, उसके बाद भी उन्होंने मतलब कोई जवाब नहीं दे रहे, और उसके बाद से मैंने तकरीबन 3 वीक पहले एमपी को बीच में इन्वॉल्व किया है जी। एमपी का फिर मेरे पास लेटर आया कि आप 6 वीक इंतजार करें। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं इंतजार मजीद करूं या क्या करना चाहिए, मुझे कोर्ट में जाना चाहिए? अच्छा, या इसको किस तरह से करूं, क्योंकि 2 साल तो अब मुझे केस को डाले हुए हो जाएंगे, और 10 साल मुझे तकरीबन अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में 10 साल हो जाएंगे यहाँ पर। वाओ, ओके। तो अब पूछना है कि क्या करना चाहिए? इंतजार ही करते रहे, लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा हूँ उनको, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा मुझे अभी तक। ओके 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 सर, मैं आपको इतना ही कहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले जो आपने समझनी है वो ये कि आपके बच्चों को यहाँ पे रहते हुए इतना अरसा हो गया है, आपको स्टेटस मिलना चाहिए। पहली बात तो ये पल्ले बांध लीजिए कि उनको तकरीबन 10 साल हो रहे हैं यहाँ पे, आपकी बड़ी बेटी को यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। अब 10 साल एक बच्चे की जिंदगी में जो 18 साल से कम उम्र का है, बहुत लंबा अरसा होता है। अब उसने जो कुछ सीखना था, जो उसकी डेवलपमेंट होनी थी, जो उसने अपने जो बेसिक जिसे जो उसकी बेसिस बननी थी एजुकेशन की, लैंग्वेज की, कल्चर की, ट्रेडिशंस की, वो सब कुछ यहीं पे बना है। सो ऐसे बच्चे को, और बाकी बच्चे भी आपके इतने अरसे से यहीं पर हैं, ऐसे बच्चे को यहां से निकालना उनके राइट्स के बिल्कुल खिलाफ होगा। अब जो स्टेजेस आपने बच्चों की बताई हैं, जो एजेस बताई हैं, जिन स्टेजेस के ऊपर अब वो होंगे, वो स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। जो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि क्योंकि आप रिकंसिडरेशन पे रिकंसिडरेशन डालते जा रहे हैं, जब आपकी एक दफा लीव टू रिमेन एप्लीकेशन गई, उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने बताया कि 2009 में आपने एप्लीकेशन की थी। अब 2009 में हो सकता है इतना वो बच्चों को टाइम ना गुजरा हो, खैर उस वक्त भी उनको 7 साल से तो ऊपर गुजर चुके होंगे। उस वक्त अगर आपने दिसंबर 2009 से पहले एप्लीकेशन की थी, 9 दिसंबर 2009 से पहले अगर आपने एप्लीकेशन की थी सो उसमें तो आपको बल्कि 2008 उसमें आपको हो सकता है 7 ईयर पॉलिसी का भी फायदा मिल सकता था। बट एनीवे, अब सोचने वाली बात यह है, आपकी एप्लीकेशन उन्होंने फरवरी में रिफ्यूज कर दी। हो सकता है उनके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन ना हो, हालांकि मेरे मुताबिक वो भी रिफ्यूज नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने कर दिया उसको रिफ्यूज, चलें मान दिया। अब आप जो भी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, दोज आर रिकंसिडरेशन एप्लीकेशंस, या आप रिक्वेस्ट्स कर रहे हैं उनको रिकंसिडर करने की अपने फैसले को, जिसका आपको जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वो लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं है जिसका उनको लीगली जवाब देना पड़ता है। रिकंसिडरेशन जब हम भेजते हैं,
पहले होता था, इसके अंदर भी डिफरेंस होता था पहले कि आज से 2-3 साल पहले तक हम जब ये एप्लीकेशंस करते थे, अगर मेन एप्लीकेशन की उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हमने रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन की, उसके 4-6 महीने में जवाब आ जाता था उसका, और वो उसको भी प्रॉपरली कंसिडर करते थे। अब क्या होता है, कई केसेस में आपको एक लेटर आ जाएगा जिसमें कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, आपने रिक्वेस्ट किया हमें रिकंसिडरेशन का, हमारे पास बहुत रश है, चुप करके बैठे, हम इसका जवाब करके आपको देंगे, जो कि एक उसकी एक्नॉलेजमेंट बन जाती है। कई दफा हम इंतजार कर रहे होते हैं, कोई भी जवाब नहीं आता, कितनी कितनी देर बैठे रहते हैं, कोई भी जवाब नहीं आता। कई दफा थोड़ी देर बाद जवाब आ जाता है, जो एक रिफ्यूजल का पूरी डिटेल्ड रिफ्यूजल आ जाते हैं उसके खिलाफ। सो डिफरेंट चीजें होम ऑफिस की तरफ से चल रही हैं, कोई स्टैंडर्ड ओपिनियन या स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है इसके खिलाफ। आपको जो मैं चीज अब कहूंगा सर, थोड़ा सा आपको शायद बुरा इसलिए लगे कि आपका खर्चा होगा इसमें, बट आई वुड से कि अपनी एक नई एप्लीकेशन करें FLRO फॉर्म के ऊपर, जो आपकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन होगी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जिसमें अपने बच्चों की तमाम डिटेल्स लगा के सारा कुछ इकट्ठा करके आप होम ऑफिस को भेजिए दोबारा से, और उनको एक्सप्लेन करेंगे मैंने पहले एप्लीकेशन की, ये किया ये किया ये किया, रिकंसिडरेशन भेजी, ये डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो सारा कुछ इकट्ठा करके भेजें। वो उसमें आपकी होम ऑफिस की फी तो जाएगी, अगर किसी वकील से कराएंगे, और जो मैं सजेस्ट करूंगा किसी अच्छे वकील से कराइए जो कि जो बच्चों से रिलेटेड केस लॉ है उसको जानता हो, LD जानता हो, ZH तंजानिया जानता हो, जिसको सेक्शन 55 के फैक्टर्स का पता हो, जिसको 395C के फैक्टर्स का पता हो, वो सारी चीजें इकट्ठी करके, जो बच्चों के ऊपर केसेस हैं वो सारे इकट्ठे करके उसके ऊपर आपकी रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए। अब जब वो रिप्रेजेंटेशन जाती हैं होम ऑफिस की फी के साथ, आपको 10 दिन के अंदर अंदर उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर आ जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको बताता है कि इस केस पे फैसला होना अब लाजमी है। अब ये नहीं होगा कि आप 2 साल बैठे रहेंगे, इस पे फैसला नहीं होगा। सो अब एक्नॉलेजमेंट लेटर आप लेके बैठे हैं, और अगले 3 से 6 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली उसका जवाब आएगा। और अगर कोई इंसान का बच्चा बैठ के देखेगा उसको, और सारे फैक्टर्स और सही तरह से एप्लीकेशन को देखेगा, जिसमें आपकी प्रॉपर्ली आपने डॉक्यूमेंट किया हुआ है अपने सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को प्लस केस लॉ को, सो उसके ऊपर वो आपको डेफिनेटली कम से कम 3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव देंगे। और अगर नहीं देते और फिर आपको रिफ्यूज करते हैं इन सारी चीजों के होते हुए, तो मेरे भाई फर्स्ट थिंग टू डू विल बी प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर, जो कि आप होम ऑफिस के जुडिशियल रिव्यू डिपार्टमेंट को भेजेंगे। सेकंड लेटर विल बी, अगर वो नहीं मानते, व्हिच आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर वो नहीं मानते, तो सेकंड थिंग विल बी अ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन। लेकिन ये सब करने से पहले मेरा मशवरा ये है, एक नई एप्लीकेशन डालें ताकि आपको होम ऑफिस से अप टू डेट डिसीजन मिले, जिसमें आपने जो अभी केसेस हैं उन केसेस का जिक्र किया हो, जो सेक्शन 55 के फैक्टर्स हैं उनका जिक्र किया हो, जो भी लॉ है, जो भी आर्गुमेंट्स है, वो सब उसमें करके उनको कहें कि जी अब ये लास्ट चांस है, इस पर जवाब दो, अदरवाइज आई एम गोइंग फॉर हाई कोर्ट। ऑलराइट जी, ये चीज आपको मेरे ख्याल में करनी चाहिए, जो आपके हक में सबसे बेस्ट होगी, और इसमें इंशाल्लाह आपको स्टेटस मिलना चाहिए। ऑलराइट जी, अब मेरा ख्याल है एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखें, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद।